एवरीवन। अगला जो हमारा पाठ है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें जो है फादर कामिल बुल्के के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है कि किस प्रकार जो है वो गृहस्थ होते हुए भी साधु की तरह उन्होंने जीवन बिताया। यानी कि गृहस्थ इन द सेंस ये नहीं कि उनका परिवार का पति पत्नी थे या बच्चे थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन उनके परिवार में माता पिता भी थे, भाई बहन भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक संपन्न परिवार से होने के बावजूद उन्होंने संन्यास को ही चुना था। ठीक है जी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की थी। इन सब के बारे में जो है यहाँ पर लेखक ने बताया है। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। इनका जो जन्म है वो सन 1927 ईस्वी में 1927 में हुआ था। ठीक है जी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1983 में आकस्मिक, ये कहते हैं अचानक, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। अक्सर होता है ना, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है कोई भी चीज, तो कहते हैं एकदम अचानक 1983 में जो है इनका देहांत हो गया था। इनकी बेटा कुछ एक रचनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई बकरी, भोंबो खोखो, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे। और बेटा जो इनका खूंटियों पर टंगे लोग हैं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो बेटा कहते हैं कि मैंने अब देखो कल एक विधा के बारे में बताया था आप लोगों को कि कल अलग अलग विधाएं समझाई थी कि रेखा चित्र क्या होता है, जीवनी क्या होती है। तो ये जो है बेटा ये संस्मरण है, ये संस्मरण है जो लेखक ने। और संस्मरण क्या होता है बेटा? जो स्मृतियों से बनता है, जो यादों से बनता है। तो जब हम कि अपनी यादों को कलमबद्ध करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। याद रहेगा कि संस्मरण कौन सी विधा होती है। और बेटा जो हमारी यादें होती हैं उनकी जो विश्वसनीयता होती है वो हमारे संस्मरण को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना डालती है। तो यहाँ पर जो है लेखक ने फादर कामिल बुल्के के संबंध में उनका यह संस्मरण जो है लिखा है, उनके संबंध में बताया है कि फादर कामिल बुल्के का जो लेखक के साथ रिश्ता था या और उनके चाहने वालों के साथ रिश्ता था वो किस प्रकार का था। उन्होंने बताया कि फादर कामिल बुल्के जो है वो उनका जन्म तो बेल्जियम में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भारत को क्या बनाया था? भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया था। कि विदेश में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने भारत के अंदर ही काम करना बेहतर समझा। तो बेटा देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उभर कर आता है कि आखिर क्या कारण रहे होंगे कि यूरोप में जन्म लेने के बाद भी फादर कामिल बुल्के जो है उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके का उत्तर इसमें डाल सकते हो कि शायद उन्हें यहाँ की प्रकृति से और यहाँ के साहित्य से और यहाँ की जो हमारी परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उनसे लगाव रहा होगा। और यही कारण है कि उन्होंने अपना बाकी का जीवन जो है कहाँ पर बिताया? भारतवर्ष में बिताने का निर्णय लिया। तो प्रारंभ में बेटा लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के जो है उनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या है? कैंसर को कहा है कि फादर कामिल बुल्के का जो देहांत हुआ था वो कैंसर की वजह से हुआ था। और लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें नहीं मरना चाहिए था? क्योंकि बेटा फादर कामिल बुल्के जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेखक ने ये बताया है कि जब कभी भी किसी के घर कोई उत्सव होता था, जो उनके मित्र होते थे, तो वहां पर वो जब भी होते थे तो पुरोहित के समान जो है भूमिका का निर्वाह किया करते थे। पुरोहित के समान जो है भूमिका निभाते थे। बड़ों का जो है पूरा मान सम्मान किया करते थे। ठीक है। और जो छोटे होते थे उनके साथ पूरा प्रेम पूर्वक जो है बर्ताव किया करते थे। तो बेटा ये उस समय की बात है। लेखक कहता है कि मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं कि जिस समय वो लेखक से मिला था। और वो कहते हैं कि जब उनके बेटे का संस्कार था तो उस समय भी जो फादर कामिल बुल्के लेखक के पास आए थे और उन्होंने जो है उन्हें बिल्कुल गले से लगा दिया। तो किसी के सुख में सुखी रहते थे और किसी के दुख में जो है वो दुखी रहते थे।
तो इसलिए बेटा लेखक को बड़ी हैरानी होती है कि फादर कामिल बुल्के जैसे व्यक्ति को जो है जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फिर उसके बाद बेटा इस पाठ में लेखक ने कहा कि एक बार उनके मित्र ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपको अपने देश की याद नहीं आती, अपने परिवार की याद नहीं आती? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे आती है, मेरी जन्मभूमि तो बेल्जियम है। और उस समय उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बताया था कि मेरा एक भाई भी है, मेरी एक बहन भी है, मेरे माता पिता भी हैं। लेकिन और उन्होंने बेटा जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनसे पूछा गया था कि आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की थी। और जब बेटा व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसकी इच्छा पूछी जाती है कि तुम अपनी अंतिम इच्छा बताइए। तब उन्होंने कहा था कि मैं भारत में आकर बसना चाहता हूँ। उन्होंने भारत आने की जो है इच्छा जाहिर की थी। अब भारत में आने के बाद बेटा उन्होंने क्या किया, हमारी जो हिंदी राष्ट्रभाषा है इसके प्रति भी उनका एक विशेष लगाव रहा। भले ही वो यूरोपियन थे लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक विशेष लगाव रहा इस भाषा के प्रति। और हिंदी भाषा के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। हिंदी में उन्होंने एमए किया। उसके बाद यहाँ पर उसका वर्णन भी आता है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास जो था इसके ऊपर उन्होंने कार्य किए। परिमल में जो है उसके अध्याय जो है वो पढ़े भी गए थे। और एक नाटक ब्लू बर्ड को भी उन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया। बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया। और यहाँ पर लेखक ने उनके बारे में बताया है कि जब कहीं पर भी कोई सम्मेलन होता था तो वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए अकाट्य तर्क दिया करते थे। वो जब देखते थे कि हिंदी भारत के लोगों के द्वारा ही हिंदी की जब उपेक्षा की जाती थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था और वो ऐसे तर्क दिया करते थे। अकाट्य तर्क क्या होता है बेटा, जिसे काटा ना जा सके। हरि आप उधर से लास्ट डेस्क पे आ जाओ। सिद्धार्थ आप इधर आ जाइए। कि वो ऐसे तर्क दिया करते थे कि जिनको बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता था। तो इस प्रकार बेटा अगर पाठ के आधार पर हम कहें तो फादर कामिल बुल्के जो थे वो एक सन्यासी की, अगर हम कहें कि सन्यासी होते हुए भी उन्होंने मानवीयता को, सर इसको छोड़ दीजिए आप, कि मानवीयता को जो है उन्होंने पूरी तरीके से निभाया। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या कारण कि सन्यासी थे लेकिन किसी के साथ भी अगर रिश्ता बनाकर रखते थे तो उसको कभी भी तोड़ते नहीं थे। सुख, किसी के सुख में भी पूरी भागीदारी करते थे और दुख में भी पूरी भागीदारी करते थे। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो जो है वो यहीं से निकल कर आ रहे हैं। यहीं पर लेखक ने जिक्र किया है किस चीज का, कि फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति जो है वो बिल्कुल देवदार की छाया, देवदार वृक्ष की भांति थी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार थके हुए व्यक्ति को जो है देवदार का वृक्ष जो है अपनी छाया से शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के के साथ भी अगर कोई व्यक्ति दुखी था तो उनके पास आकर उसको एक शांति का अनुभव होता था। ठीक है, वो अपनी पूरी सहानुभूति उस व्यक्ति के प्रति रखते थे। फिर बेटा अंत में यहाँ पर लेखक ने बताया कि 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था और अब जो है फादर कामिल बुल्के हमारे बीच नहीं रहे थे। लेखक ने ये चीज़ बताई और दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां पर लेखक ने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया कि लेखक जो थे उनके जो परम मित्र थे रघुवंश जी और भी बहुत सारे साहित्यकारों का उन्होंने नाम लिया। और बेटा यहाँ पर लेखक ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है अंत में कि उनके ऊपर रोने वालों की के अगर बारे में लिखा जाए, इतने लोग शामिल थे तो कहते कि नम आंखों को गिनना शाही फैलाने के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अक्सर इसका भाव पूछ लिया जाता है पेपर में, या इसका आशय स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से आ जाता है। तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमारे को ये मतलब अगर मैं लिखने लगूं इन सब के बारे में, आप लोगों को बताने लगूं तो वो शाही फैलाने के बराबर होगा, अर्थात अनगिनत लोग जो है उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे।
आगे बात समझ में? ये था पाठ का सारांश। और अब उम्मीद करूंगी कि आप लोगों की तरफ से भी मेरे को जो मैं ये पाठ के आधार पर प्रश्न करूंगी, आपकी तरफ से मुझे उत्तर मिलना चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट वाले प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दिस, एंड इन सबको कवर करना है आपको, ठीक है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? हरी, ठीक है जी। और कौन बताएगा? बताइए। जैसे कोई थका प्यासा आदमी देवदार के पेड़ के नीचे आकर छाया प्रदान करता है, देवदार पेड़ उसे अपनी शीतलता देता है। उसी प्रकार कोई दुखी व्यक्ति जब फादर कामिल गुल के पास आते थे तो उन्हें सहानुभूति देते थे। इसकी आवाज दोबारा नहीं आनी चाहिए मुझे, ठीक है। काफी हद तक ठीक था जी। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? कहते हैं जो लेखक ने हमारे को बताया, इसमें उसी तरीके से हम लोग करेंगे कि फादर कामिल गुल के जो है हर किसी के दुख में दुखी होते थे और सुख में भी बराबर शामिल होते थे। कि अगर कोई व्यक्ति दुखी होता था तो जिस प्रकार जो है देवदार का वृक्ष जो है व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है, उसकी छाया जो है ठंडक देती है, शांति देती है, ठीक उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति भी एक सहानुभूति और शांति प्रदान लोगों को करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? मुकुल एलावत। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? और कौन बताएगा? बताइए, कौन बताएगा? चलिए मैं बता देती हूँ। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? नंबर एक बात तो कि जब संन्यास लेने के बाद उनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की कि मैं भारत में जो है आकर बसना चाहता हूँ। दूसरी बात बेटा, भारतीय संस्कृति की क्या कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है, उसको राष्ट्रभाषा के रूप में जो है फादर कामिल बुल्के देखना चाहते थे। और इसके लिए जो है उन्होंने बहुत गहरा मंथन भी किया था। और अगर कोई हिंदी वाला जो हमारे भारतवासी जो लोग हैं, हिंदी भाषी जो हम लोग हैं, अगर कोई हिंदी की उपेक्षा करता था तो फादर कामिल बुल्के उसे अकाट्य तर्क देते थे, ठीक है जी। एक ये वाला प्रश्न और एक आगे हिंदी साहित्य के बारे में उनका जो विकास या योगदान रहा है वो भी लगभग मिलते जुलते ही प्रश्न है। बाइबल वाला नहीं है। हाँ, बाइबल वाला भी आप इसमें डाल सकते हो कि बाइबल का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, ब्लू बर्ड का हिंदी अनुमान किया था, राम कथा उत्पत्ति और विकास और परिमल में जो उनका छपा था, तो ये सारी चीजों का वर्णन भी कर सकते हो। लेकिन ये ज्यादातर आप उसमें लिखिए जब ये पता चलेगा कि हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए उन्होंने क्या कुछ किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब ये देखिए, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अब ये देखिए, इससे पहले मैंने ये प्रश्न आप लोगों को बता दिया कि इस चीज का उल्लेख कीजिए, तो कैसे आप लोगों को उल्लेख करना है कि हिंदी जो हमारी आज के दिन राष्ट्रभाषा है उसे वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। और जो लोग हिंदी की उपेक्षा करते थे उन्हें वो अकाट्य तर्क दिया करते थे। बेटा, अकाट्य होता है कि ऐसा तर्क दे देते थे कि जिसके पास कोई जवाब ही ना हो दूसरे के पास, कि उसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर बाइबल का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया और वो एमए वगैरह तो किया ही था, इन्होंने प्राध्यापक भी रहे थे हिंदी विभाग में। फिर बाइबल का बता दिया, ब्लू बर्ड का बता दिया और राम कथा उत्पत्ति एवं विकास भी जो है इनका परिमल में छपा था, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इनका हिंदी के उत्थान में योगदान लिख सकते हैं। उसके बाद है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कौन बताएगा? आप बता दीजिए। हाँ, तो खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या छवि उभरती है? हाँ बताओ। फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी भारत में आना चाहते थे और वह हिंदी को राष्ट्रीय भाषा देखना चाहते थे। और वह, आप वहाँ सामने आ जाइए,
उधर इसके, हाँ टेबल से बाहर निकल के वहाँ सामने, आवाज़ नहीं होगी नहीं। और वह भारत को अपना देश मानते थे, और अगर जिससे वह संबंध बना लेते उससे वह कभी अपना संबंध नहीं करते। जी ये देखिए, काफी हद तक ठीक बताया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरीके से देंगे? इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है, क्या छवि उभरती है कि फादर कामिल बुल्के सन्यासी होते हुए भी सभी के साथ आत्मीय संबंध रखते थे। हर किसी के सुख दुख में बराबर से वो है भागीदार रहते थे, ठीक है। और किसी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम उत्सव होता था तो बड़ों की भांति पुरोहित की भूमिका निभाया करते थे, और छोटों के साथ भी जो है उतना ही प्रेम किया करते थे, ठीक है जी। तो उनकी क्या छवि उभरती है, और जिसके साथ भी एक बार रिश्ता बना लेते थे तो वो कभी नहीं तोड़ते, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? ये वाला प्रश्न का उत्तर भी और जो इससे पहले वाला है ये लगभग मिलते जुलते, ठीक है जी। दुख सुख में शामिल होना, सबके साथ आत्मीय संबंध बनाकर रखना, और यहाँ पर लेखक ने ये भी बताया कि जब वो अपने जो छोटे होते थे उनके साथ हंसी मजाक भी कर लिया करते थे, और वही बात कि अगर किसी के यहाँ कोई उत्सव या कार्यक्रम होता था तो वहाँ पर बड़ों के समान, बड़े भाई के समान या पुरोहित के समान भूमिका निभाया करते, ठीक है जी। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? जी बिल्कुल वही चीज है कि सन्यासी थे लेकिन फिर भी आत्मीय संबंध रखते थे, सुख दुख में शामिल होते थे, जिसके साथ एक बार रिश्ता बना लेते थे उससे कभी भी रिश्ता नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है बेटा वो सिमिलर हैं, इनके आंसर्स जो है वो भी सिमिलर ही रहेंगे। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए मैंने बताया भी था, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ये किस संदर्भ में यहां पर लेखक ने बात कही है? अभी लास्ट वाला, हाँ बताइए अंशी। फादर की मृत्यु पर उनके प्रियजन और मित्र इतनी संख्या में आए थे कि अगर उनके नाम गिने जाएं तो ये स्याही का फिजूल खर्च होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि इसका क्या स्पष्ट करोगे कि लेखक ने जब फादर कामिल बुल्के का देहांत हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा में उनके मित्र और अन्य इतने सारे लोग आए हुए थे कि अगर उनका नाम गिनाने लगे तो वो स्याही फैलाने वाली बात होगी, अर्थात उनकी अंतिम यात्रा में अनगिनत लोग शामिल हुए थे। Got it? फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत के सुनने जैसा है। अब देखिए बेटा, कोई व्यक्ति जब उदास होता है तो वो क्या करता है? अक्सर शांत संगीत सुनता है। जब खुश होते हो तो क्या करते हो? डीजे बजाते हो, है ना, उत्सव मनाते हो। तो कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के को जब कभी वो याद करते हैं, वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेखक कहते हैं कि उनको याद करना बिल्कुल ऐसा है कि मानो हम कोई उदास शांत संगीत सुन रहे हैं, ठीक है। कि जिस प्रकार व्यक्ति उदास होने पर शांत संगीत सुनता है, ठीक उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के को याद करने के बाद लेखक की स्थिति हो जाती। गॉट इट? अब एक सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्रश्न कि बेटा अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो प्रश्न है यहाँ पर, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? बताओ। और ठीक है, हिंदी के प्रति प्रेम, ठीक है, आप ये चीज लिख सकते हो। और भारत भूमि के प्रति आकर्षण आप लिख सकते हो कि भारत के प्रति जो है उनका विशेष आकर्षण रहा होगा, उन्हें भारत की संस्कृति से लगाव रहा होगा, यहाँ की परंपरा संस्कृति जो है उन्हें लुभाती होगी। तो इस तरीके के प्रश्न, और प्रकृति के बारे में लिख सकते हो, आबो हवा के बारे में लिख सकते हो। शायद यही कारण होगा कि फादर कामिल बुल्के ने भारत आने का मन बनाया होगा, ठीक है जी। अब देखो बेटा, ये भी थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो अगले वाला है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, जहां उनका जन्म हुआ था बेल्जियम में। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? कि वो अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम रहे, उन्हें अपनी जन्मभूमि के प्रति भी उनके मन में पूरा मान सम्मान, ठीक है जी। तो अब आप लोग मुझे बताइए जरा कि आप क्या लिखेंगे, आप क्या सोचते हो अपनी जन्मभूमि के बारे में?
कुछ नहीं सोचते आप लोग? हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा जन्म जो है ऐसी जगह पर हुआ है, और आप अपने जन्मभूमि के बारे में ना जाने कितनी सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या यहाँ की संस्कृति है, क्या क्या यहाँ की परंपरा है। अगर एक मुख्य बात करें तो विभिन्नता में एकता की परंपरा तो हमारे भारत देश में ही है। अभी आपने देखा नहीं कि अभी सचिन को हमने कितना बोला कि तुम सेक्शन चेंज कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितना भाईचारा, कितना प्रेम हमारे भारत देश के लोगों के मन में है कि नहीं, ये एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये विशेषता है मेरे भारत की जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि की, क्योंकि हमने भारत में जन्म लिया। ऐसी विभिन्नता में एकता कहीं देखने को नहीं मिली। ये अलग स्थान पर पैदा हुआ, वो अलग स्थान पर पैदा हुआ, वो अलग स्थान पर पैदा हुआ, लेकिन फिर भी आप देखें कैसे एकता के सूत्र में ये बंधे। ये है मेरे भारत की विशेषता। और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, किसी को कोई ऐसी चीज जो इस पाठ में से समझना आई? सारा आ गया? धन्यवाद।